नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खास खबर में आज हम बात करेंगे रतिया की, जहां सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से लोग परेशान हैं। इसके साथ ही बात यमुनानगर की भी हम करेंगे, जहां एक लड़की के लिए दोस्तों ने ही अपने दोस्त पर फायरिंग कर दिया है। और बात करेंगे पानीपत में हुए ट्रिपल मर्डर की, जिसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रतिया की। जो आपको बताते चले, रतिया में के पॉस कॉलोनी मॉडल टाउन इलाके के बाशिंदे अधिकारियों की लापरवाही के चलते घरों से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो चुका है। पिछले काफी महीने से मॉडल टाउन वासियों की सीवरेज की जो समस्या है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही। सीवरेज का जो पानी है वो इतना ओवरफ्लो हो रहा है कि चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बदबू इतनी ज्यादा हो गई है कि घरों में रहते ना बन रहा और ना ही बाहर निकलते बन रहा है। निवासियों का घरों में खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। सीवरेज का पानी गलियों में 2-2 फुट तक जमा हो गया है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और आसपास बीमारियों का जो खतरा है वो भी बढ़ चुका है। मॉडल टाउन वासियों ने जन स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, एसडीएम कार्यालय, डीसी और मुख्यमंत्री तक इस समस्या की गुहार लगाई, मगर समाधान आज तक नहीं हो पाया। आखिर में मॉडल टाउन वासियों ने समाधान ना होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। तो आपको बताते चले, रतिया में लोग अधिकारियों की लापरवाही की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सीवरेज ओवरफ्लो होने की वजह से यहां पर लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। गंदगी के बीच रहने को ये लोग मजबूर हैं और आखिरकार इन लोगों ने शिकायत कहां नहीं की, हर जगह शिकायत की। उसके बावजूद भी इनकी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं आपको। हमारी कोठी बिल्कुल साथ में है, इसकी गंदगी इतनी बदबू आती है, खाने को जी नहीं करता। रिश्तेदार कोई नहीं आता यहाँ कोई आने को दिक्कत ही नहीं करता कोई। नगर पालिका में जाते हैं, कहते काम हो जाएगा, होता है नहीं कभी। इसकी सीवरेज की सफाई नहीं हुई कभी। पहले हो गए साल हो गए इसको ऐसे काम करते हैं, 1.5 साल तो हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, मैं आपका रुख करूंगी। लोग परेशान हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, हर जगह गुहार लगाई जा चुकी है। आखिरकार इस समस्या का समाधान कब मिलेगा? देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल टाउन का एरिया है, जिसे पास कॉलोनी कही जाती है, शहर की सबसे बढ़िया कॉलोनी। और इसकी जो हालत है वो देखकर सभी दंग हैं। पिछले 1 साल से सीवरेज है जो बंद है, सीवरेज को लेकर कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि यह एरिया पहले जो मॉडल टाउन था हुड्डा के अंडर था। उसके बाद नगर पालिका को हैंड ओवर कर दिया और जो मॉडल टाउन के वासी हैं 2 विभागों के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई भी समाधान नहीं हो रहा। आज यह आप देख सकते हैं, पीछे मेरे जो दृश्य है देख सकते हैं कि कॉलोनी के अंदर किस तरह 1-1 फुट पानी भरा हुआ है। और कॉलोनी वासी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करता हूं, वो बताएंगे इस समस्या को लेकर क्या दिखते हैं। हाँ, आगे आइए आप। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम सुखदेव। हाँ, ये बताएं, जो ये दिक्कत आ रही है सीवरेज की, कब से आ रही है? ये कम से कम 1 साल से आ रही है दिक्कत। बहुत जगह हम गए हैं, म्युनिसिपल कमेटी में गए हैं, हुड्डे के पास गए हैं, सभी जगह पे गए हैं, एमएलए से मिले हैं, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। तहसील में गए हैं, एसडीएम से मिले हैं, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा। हम 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं। महाराज यहाँ रहना बहुत दूभर हो रहा है, जैसे कि मच्छरों के गंध यहाँ इतना पड़ा है कि पूछो मत, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप बताएं कब से दिक्कत आ रही है जी आपको? ये 1.5 साल करीब हो गया जी हमें। हम हर डिपार्टमेंट में जा चुके हैं जी, एप्लीकेशन भी दे दी, फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हर बार यही कहा जाता है कि जल्द हो जाएगा, लेकिन ये इतना बदतर हाल है कि कोई भी हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने का भी दिल नहीं कर रहा। हमारे अड़ोसी पड़ोसी के घर, किसी के घर भी कोई रिश्तेदार, कोई गेस्ट, कोई दोस्त मित्र भी आने के लिए तैयार नहीं। इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, सीवरेज ओवरफ्लो, पानी इतने टाइम से खड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार से, या तो हमें हमारा मकान ले लो, हमें पैसे दे दे, हम कहीं और चले जाएं। कहाँ जाने की प्लानिंग है? और कहीं पंजाब चले जाएंगे, और कहीं स्टेट में चले जाएंगे। इतना बदतर हाल हो चुका है यहाँ पर। अरे मुख्यमंत्री से कोई पत्र लिखा आपने? हमने विंडो पे भी डाली थी शिकायत, पर कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। आप बताएं। कब से दिक्कत आ रही है आपको? ये जी 1.5-2 साल से हमें दिक्कत आ रही है, भारी परेशानी आ रही है। सीवरेज का पानी ओवरफ्लो है, कोई हेल्थ वालों का इस पे ध्यान नहीं है। डेंगू फैल रहा है, वायरल फीवर फैल रहा है, तो हम कैसे बचें इससे? ये कोरोना काल से ही ये दिक्कत।
तो इसको लेकर किसी अधिकारी से मिले, किसी हाँ जी बिल्कुल, हम नगर पालिका में भी गए हैं, स्वास्थ्य विभाग में भी गए हैं, एसडीएम साहब के पास भी गए हैं, डीसी साहब के पास भी गए हैं, पर हमारा कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा। तो फैसला क्या लिया अब आपने? घरों के बाहर पानी 1-1 फुट जमा है, या तो हम यहाँ से अपने घर बेच जाएं या फिर हम धरना लगाएं, यही हो सकता है, और तो कोई इसका हल हमें दिखाई नहीं दे रहा। सृष्टि, आपने सुना लोगों का क्या कहना है कि वो कहते हैं हम अभी हमारे घर बेचने को तैयार हैं, कहीं और जगह चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे समाधान नहीं हो रहा। अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, मगर कोई भी समाधान नहीं हो रहा यहाँ पे। जी सृष्टि। बिल्कुल, देखिए अशोक, समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं। शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को जो इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। हर जगह गुहार लगाई जा चुकी है। आखिरकार इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया और अब आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। जब लोग पलायन को मजबूर हो जाए तो समझिए उनकी समस्याएं कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होंगी। अशोक, इनसे पूछिए कि क्या अधिकारियों से इन्होंने बातचीत की है, क्या कभी इन्हें कोई आश्वासन मिला है, एमएलए से कभी बात हुई है? तो इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि इसी गंदगी के बीच लोग रहने को मजबूर हो चुके हैं। वो अधिकारी जो लाख दावे करते हैं कि आपकी परेशानियों का समाधान हो जाएगा, जब नेता आपके पास वोट मांगने आते हैं तो हर परेशानी को दूर करने का वादा करते हैं, लेकिन जब परेशानियों से आप घिर जाते हैं तो वो सारे वादे भूल जाते हैं। इन तस्वीरों को देख करके यही लगता है कि इनकी सुनने वाला आज कोई नहीं है और जो दावे, जो वादे किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में किए जाते हैं, क्योंकि 1 साल का समय बहुत ज्यादा समय होता है और 1 साल में भी इनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। और आज नौबत ये आ चुकी है कि लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि वो घर छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। अशोक, लोगों से बातचीत करिए और इनसे पूछिए क्या कभी किसी एमएलए से इनकी बात हुई है, किसी नेता से इनकी बात हुई है, क्या किसी अधिकारी ने इन्हें आज तक कोई आश्वासन दिया है? आपने जब दफ्तरों के अंदर जाते हो किसी अधिकारी से कोई बातचीत, एक आश्वासन मिला आपको? हाँ जी, हर बार कहते हैं कि समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन कभी भी समस्या का हल नहीं हुआ। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती, फतेहाबाद में डीसी महोदय बैठे, उनके पास बातचीत हुई? डीसी महोदय के पास हम ऑलरेडी जा चुके हैं, उन्होंने सब डिपार्टमेंट को लिख के भी दिया, लेकिन फिर भी समाधान नहीं हुआ। कारण क्या, लापरवाही क्यों हो रही है? ये लापरवाही का कारण है कि सख्ती नहीं है। कोई अधिकारियों के ऊपर कोई सख्ती हो तो वो कार्य करें, उन बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं, उनके सर पे जून तक नहीं सरक रही है। एमएलए बैठे हैं, एमपी बैठे हैं, मुख्यमंत्री तक किसी से तो मिला? एमएलए साहब के पास हम गए तो उन्होंने ये कह दिया कि ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट को आप बताइए, वो भी हमारा कोई हल करने को तैयार नहीं है। एमएलए के पीए तो घर के सामने ही रहते हैं, उनको सारी स्थिति से वो अवगत है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। आप आइए एक बार आगे। ये बताएं, इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, हाँ जी, किस तरह यहाँ पे रह रहे हो आप? हम तो बहुत दिक्कत रह रहे हैं यहाँ पे। इतनी दिक्कत है, यहाँ आने को जी नहीं करता। हमारे कहते हैं भाई दुकान पे रह जाओ, हम यहाँ आने का क्या करना है। हमने इतने पैसे लगा दिए फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा। इतना पैसा लगा के आप बैठे हो, वो काफी समय से बता रहे हो सीवरेज की समस्या? हाँ जी, 2 साल से हो गए कम से कम। तो फिर तो बीमारियां फैली होंगी यहाँ पे? एमएलए, हमारे बच्चे भी बीमार हो गए थे पहले, उनको बीमारी बुखार हो गया, सभी डेंगू हो रहा है। 2 से 3 बार तो डेंगू हो चुका जी। मेरे को खुद को हो चुका डेंगू, मेरे बड़े ब्रदर को हो चुका, मेरी वाइफ को हो चुका डेंगू। हमने पिछले 2 साल से गेड़े काट रहे हैं। पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के पास गए, हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें लेटर लिख के दे दिया, अभी ये आपका मॉडल टाउन का एरिया हमारे अंडर में नहीं आता। फिर हम हुड्डा सेक्टर में गए, हुड्डा ने कहा कि हुड्डा सेक्टर वाले ने कहा भी हमने ये सारा टेक ओवर आपकी नगर पालिका को दे दिया है, रतिया का। नगर पालिका के पास गए तो वो कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है अभी हम जिससे इसकी सफाई कर सके। हम हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को कह रहे हैं, इनकी आपसी जो चल रही है, जो भी डिबेट चल रही है, 2 विभागों के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर हम बच्चों को बाहर निकलने देंगे तो कल ना कल किसी बीमारी का शिकार हो गए तो इसका जिम्मेवारी कौन होगी, कौन सा विभाग होगा। हम एमएलए साहब सबके पास जाए, सभी के पास हर एक डिपार्टमेंट में जाके आए, एसडीएम साहब के पास, डीसी साहब के पास, सभी के पास जाके एप्लीकेशन देके आए हैं। हमने पूरी फाइल भी तैयार करके उन्हें दी थी, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा
है। हमने ऑनलाइन भी डाली है, समाधान नहीं हो रहा, आगे सोचा क्या आपने? हम क्या सोचे जी, यहाँ से निकलना पड़ेगा या धरना देंगे, और क्या करेंगे जी, यहाँ से जाना ही पड़ेगा हमें। इस हिसाब से तो मतलब कि माल टाउन में रहने का फायदा ही नहीं है। ये माल टाउन रतिया का पोर्श एरिया है, इसे रतिया का पोर्श आ जाता है माल टाउन का नंबर 1 पे। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इनसे पूछिए कि जब विधायक यहाँ पर दौरा करने आते हैं तो कभी बात की गई है या फिर इस एरिया को छोड़ करके वो दौरा करते हैं? कैसे इंसान जा रहे हैं? देखिए, अभी जो पीछे मतदान हुआ है प्रधान पद का, उसमें हालांकि इन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि पहले हमारा समाधान करवाइए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जो कि विधायक के पीए हैं, उनका निवास भी इसी कॉलोनी में है, उसके बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा। बिल्कुल अशोक, बड़ी बात यह है कि आखिरकार इन लोगों की गलती क्या है? हर जगह गुहार लगाने के बाद भी आज तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। और जरा सोचिए, हैरानी की बात यह है कि जो विधायक है उनके पीए का जो आवास है वो भी यहीं पर है, वो भी इसी तरीके से समस्याओं के बीच जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जरा सा अफसोस नहीं हुआ कि इनकी समस्याओं को दूर कर देना चाहिए। 1 साल का समय बीत चुका है, हर जगह गुहार लगाने के बाद भी आज तक समस्या जस की तस बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोग कहां जाएं? पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं ये लोग, आंदोलन करने की यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इनकी समस्या का निपटारा कब होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अशोक, कितना समय बीत चुका है? जिस तरीके से आपने बताया कि 1 साल से लगातार ये अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 1 साल बहुत ज्यादा समय होता है। 1 साल में भी किसी अधिकारी ने इनकी बात नहीं सुनी। बंद हो रहा है, थोड़ा बंद रहूंगा। अशोक, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, क्वेश्चन दोहराइए। अशोक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से अभी लोगों ने बताया कि 1 साल का समय बीत चुका है, 1 साल से लगातार वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, हर जगह वो गए हैं, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख दिया गया, लेकिन इनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या 1 साल से लगातार इसी तरीके से अधिकारी आश्वासन सिर्फ देते हैं? देखिए सृष्टि, अब इनके सामने 2 विकल्प हैं। इनका कहना है या तो वो यहां से पलायन करेंगे या फिर कोई बड़ा आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे इनका समाधान हो सके। बिल्कुल अशोक, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि आप किसी अधिकारी से बात करिए और विधायक के पीए से भी आप संपर्क करने की कोशिश करिए, उनसे सवाल पूछिए कि आखिरकार इस तरीके से लोगों की जो समस्याएं बनी हुई है उन्हें दूर क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। डेंगू बढ़ता चला जा रहा है, इन तस्वीरों को देख करके खुद डर लग रहा है कि लोग कैसे यहाँ पर जीते होंगे, कैसे यहाँ पर बच्चे स्कूल जाते होंगे, किस प्रकार से लोग यहाँ पर जी रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला आज कोई नहीं है। हर खबर इस खबर को तब तक उठाएगा जब तक इन लोगों की परेशानी दूर नहीं हो जाती। हम सवाल करेंगे अधिकारियों से, अब जवाब लेने का भी प्रयास करेंगे कि क्यों आखिरकार हाथ में हाथ धरे ये अधिकारी बैठे हुए हैं और इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अशोक, आप भी अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास करिएगा और इन लोगों से भी बात करिए कि आखिरकार किसके किसके पास ये लोग गए हैं और कहां से इन्हें बार बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। आज जो संडे है, संडे के कारण सभी दफ्तर बंद हैं। कल हर खबर इसी बात को लेकर अधिकारियों से सवाल करेगा, आखिर कॉलोनी वासियों का कसूर क्या है, क्यों उन्हें नरके जिंदगी जीने पे मजबूर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो चुके हैं। लोगों से भी हमने बातचीत करी और इनकी समस्याओं को हमने आपके सामने रखा है। इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा आप लगा सकते हैं। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। अगर ये लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 विकल्प यहाँ पर बचे हैं। या तो ये कोई बड़ा आंदोलन कर सकते हैं या फिर यहां से वो पलायन करें। 1 साल का समय, 1 साल में सिर्फ और सिर्फ उन अधिकारियों ने इन्हें आश्वासन दिया है कि ये समस्या दूर की जाएगी, लेकिन कब दूर की जाएगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और इस खबर को तब तक दिखाएंगे जब तक लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो जाती हैं। आइए रुक कर लेते हैं खास खबर में अगली खबर का। खबर यमुनानगर से, जहां 2 दोस्तों में एक लड़की को लेकर के आपस में विवाद हो गया। इसी बीच कश्मीर सिंह ने अपने दोस्त सिमरनजीत सिंह पर गोली चला दी। हालांकि सिमरनजीत सिंह ने बचाव तो किया, लेकिन उसके बावजूद 2 गोलियां उसकी टांग में लग जाती हैं, जिसके बाद घायल युवक को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी कश्मीर सिंह मौके से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने कश्मीरी सिंह है लुंडेरे का,
उसने क्या नाम है समरजीत की गोली मारी है, जिसके टांगों पे मारी है। 4 फायर करे थे, 2 टांगों में छर्रे लगे उसके। वो मुलाना उपचाराधीन है, ठीक ठाक है, खतरे से बाहर है। थोड़ी कोई इनका कोई लड़की या फ्रेंडशिप का चक्कर था उस मामले में। इनका पहले भी इनका 1 महीना पहले भी इनका तुम हुई थी और इनका समझौता भी हो गया था। तो ये मामला है, मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी है, जल्द जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करके। तो यमुनानगर से एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोस्त ने दोस्त पर ही फायरिंग कर दी और वजह थी एक लड़की। युवती को लेकर के विवाद होता है और दोस्त इतना आग बबूला हो जाता है कि उसने अपने ही दोस्त पर फायरिंग कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। एक युवती के चक्कर में दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन बैठा है, दोस्त पर फायरिंग कर दी जाती है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, मामला थाना सडोरा के लोडोरा गांव का है, जहां 2 दोस्त लंबे समय से दोस्त थे और दोनों में तकरार हुई एक युवती के कारण। दोनों में से एक युवक ने युवती को संदेश भेज दिया, कोई SMS भेज दिया। उसके बाद जब दूसरे दोस्त को पता चला तो इसी वजह से दोनों में कहासुनी हो गई, तू नामा हो गई और मामला बढ़ने लगा। इसी दौरान एक जो दोस्त था सिमरन, उसने दूसरे दोस्त पर नजदीक से फायरिंग कर दी। 4 राउंड फायरिंग की गई और जो 2 गोलियां थी उसकी टांग में लगी हैं। उसको फिर लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसको मुलाना यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है वहां ले जाया गया है और उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन इलाज चल रहा है, उपचाराधीन है। और उधर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने कई धाराओं में आर्म एक्ट और जान से मारने की धमकी सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। अभी आरोपी फरार है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्त की, तो उसने क्या बताया कि आखिरकार क्या विवाद हुआ था जो दोस्त इतना आग बबूला हो जाता है कि उसने फायरिंग यहाँ पर कर दी? बिल्कुल, इसमें एक युवती का बात सामने आ रही है, जिस युवती के साथ इनमें से दोनों में से एक युवक के रिलेशन थे, लेकिन दूसरे को शायद उसका पता नहीं था और जैसे ही उसको पता चला उसने उसको मैसेज किया है। इसकी वजह से वो आग बबूला हो गया और उसने उस पर तुरंत गाली गलौज किया और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग भी 1 नहीं 4 राउंड की गई। वो तो गनीमत रही कि उसके किसी ऐसी जगह गोली नहीं लगी, अदरवाइज जान पे बनाती और जान जा सकती थी। दोनों गोलियां टांगों पे लगी हैं और उसका इलाज चल रहा है। जी सुरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि घायल की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? बिल्कुल, घायल जो है वो मुलाना अस्पताल में दाखिल है और उसका इलाज चल रहा है। गोलियां निकाल दी गई हैं, लेकिन अभी उसकी जो हालत है खतरे से बाहर है, लेकिन वो अभी भी उपचाराधीन है। जी बिल्कुल, अगर बात करते हैं पुलिस की, तो पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? कब तक आरोपी तक पहुंच सकती है पुलिस? बिल्कुल, आरोपी जो है मौके से फरार हो गया था और उसके बाद जब पुलिस पहुंची है, सारा सीन ऑफ क्राइम की टीम ने मौके पर मुआयना किया है, खोल बरामद किए हैं, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है और पुलिस की 2 टीमें उसकी खोजबीन में लगी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दोस्त ने दोस्त पर ही फायरिंग कर दी और वजह थी एक युवती। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपी तक पहुंचने का पूरा प्रयास यहां पर पुलिस कर रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और खास खबर में बात कर लेते हैं तीसरी खबर की। पानीपत से एक खबर है, जहां मर्डर की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी आशु को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। एसपी विजय कुमार ने प्रेस वार्ता करके तीनों ही ब्लाइंड मर्डर की वारदातों का पर्दाफाश किया। वारदातों का खुलासा करते हुए बताया गया कि आरोपी आशु समेत 4 युवकों में शराब पीने को लेकर के झगड़ा होता है। इस दौरान आरोपी आशु और राकेश ने सोनू का मर्डर किया और शव को एक खोखे के पीछे फेंक दिया। उसके बाद आरोपियों ने युवक मोनू की हत्या की साजिश रची और गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी और नहर में फेंक दिया। दूसरे मर्डर की वारदातों को अंजाम देने के बाद आरोपी आशु को डर सताने लग जाता है। आशु ने राकेश की हत्या की भी साजिश रच डाली और हरिद्वार ले जाकर के शराब के नशे में धुत करके राकेश का भी गला दबा करके मौत के घाट उतार दिया गया। शव को पानी में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस ने एक एक कड़ी को जोड़ा, तब जाके इसका खुलासा हुआ कि आशु ने ही सभी को मौत के घाट उतारा है। और यहां पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 मर्डर केसों का खुलासा एक साथ पुलिस ने किया है और आरोपी एक ही था। 3 दोस्तों को एक आरोपी ने मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में CIA2 द्वारा श्री वीरेंद्र सिंह व उसकी टीम द्वारा आज ट्रिपल मर्डर ब्लाइंड ट्रेस किया है और एक्यूज्ड आसू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने 3 मर्डर की हत्या की और जिनका कोई सुराग नहीं था। इन्होंने अपने प्रयास से आज उसको अरेस्ट किया है और 3 मर्डर का खुलासा किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सर वजह क्या थी मर्डर करने की? मर्डर करने की कोई, वैसे तो शराब पी रहे थे, शराब पीकर कहा सुनी होगी, छोटी मोटी होगी उनकी शराब न पीने की वजह से, तो उसी बात को लेकर उन्होंने ये पहले सोनू नाम के व्यक्ति को मार दिया और उसके खोखे के पीछे मतलब ही डाल दिया था और बाद में पता लगा भाई शायद मोनू को भी पता, उन्होंने देख लिया है इनका मर्डर करते हुए, तो उनको डर था ताकि ये बता ना दे, तो उन्होंने पैलर नहर के पास, हसन नाका के पास उसको भी गला दबाकर पड़ने से उसकी डेड बॉडी जो है नहर में डाल दी। पी रहे थे और अचानक से विवाद हो जाता है। आशु ने 3 लोगों के साथ मिलकर के, आपको बताते चले, यहां पर 3 दोस्तों की हत्या की है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। तीनों दोस्तों का कातिल एक ही आरोपी है, आशु। क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, अपने 3 साथियों के साथ आशु ने पहले शराब पी और फिर इसी संदेह में कि कहीं उसका पर्दाफाश हो जाए, इसी के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले एक साथी की मौत की हत्या की और उसके बाद ऐसे ही करते करते 3 साथियों की हत्या कर दी। बिल्कुल प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक साथ 3 लोगों की हत्या कर देना, डॉक्टर से आपकी बात हुई होगी जी? लगता है संपर्क टूट गया। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो शराब को लेकर के 4 दोस्तों में विवाद होता है और उसके बाद साजिश कर करके एक दोस्त को मौत के घाट उतारा जाता है। उसके बाद जब 2 दोस्त बचते हैं तो आशु को डर सता रहा था कि कहीं वो दोस्त पुलिस को सारी जानकारी न दे दे। उसके बाद आशु ने उस दोस्त को भी मौत के घाट उतार दिया। तो एक साथ 3 दोस्तों की हत्या की गई है और आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। शराब को लेकर के 4 दोस्तों में विवाद हुआ और उसके बाद देखते ही देखते 3 दोस्तों की हत्या कर दी जाती है। एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पानीपत से एक खबर आपको बता रहे हैं। आरो कर लेते अगली खबर का। देश में एक दिन में 16,103 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13,929 लोगों कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में जो कोरोना का रिकवरी रेट वो 98.54% पहुंच गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,11,711 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,25,199 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 412 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई और 367 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.70% पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 241 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो 52 नए संक्रमित मिले। इसके अलावा हिसार में 4, पंचकुला में 34 केस मिले। रोहतक की बात की जाए तो 13, झज्जर में 4 केस मिले। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,532 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं, जबकि 10,624 लोगों ने अब तक अपनी जान कोरोना से गंवा दी है। तो
तो 367 लोग कोरोना से रिकवर हुए। 24 घंटे में 412 कोरोना के केस मिले। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले मामले सामने आए। 241 नए केस मिले हैं। अगर रुक करते हैं फरीदाबाद का तो 52 मामले यहां पर सामने आए। पंचकुला में 34, रोहतक में 13 केस मिले। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन यहां पर राहत की बात यह है कि एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। इसी के साथ जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं। 241 केस सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम से सामने आए, क्योंकि गुरुग्राम में हर जगह से लोग जॉब करने के लिए जाते हैं और ऐसे में अगर यहां पर गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो यहां पर कहीं ना कहीं चिंता वाली बात हो सकती है और कहीं ना कहीं आंकड़े एक साथ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि 241 मामले एक दिन में सामने आना गुरुग्राम से और आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले। Hey mom, hey, look, I can